11 के दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ अध्याय फर्स्ट का जो आपका स्वर्णिम भारत की जो पुस्तक है उसका अध्याय फर्स्ट। औपनिवेशिक भारत में सतत शोषण का काल क्या था वो उसके बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक परिवर्तन तो हुए, परंतु भारत के आर्थिक ढांचे पर आक्रमणों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मनिर्भर भारतीय गांव, ग्रामीण उद्योग एवं परस्पर आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सब कई शताब्दियों से यहाँ चल रहे थे। भारत की आत्मनिर्भर समाज का वर्णन चार्ल्स मैटकॉफ इन शब्दों में करते हैं। ग्राम व्यवस्था, छोटे छोटे गणतंत्र हैं, अपनी जरूरत की सारी चीजें इन्हें अपने यहाँ प्राप्त हैं और विदेशी संबंधों से मुक्त हैं। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है वहाँ ये अकेले जैसे अमर हैं। राजकुल लुढ़कते रहे, क्रांतियाँ होती रही, हिंदू पठान मुगल मराठा सिख कर्मश मालिक बनते रहे, लेकिन ग्राम समाज यथापूर्वक बने रहे। भारत पर अंग्रेजों की विजय इन आक्रमणों के भिन्न थी। यह विजय उस राष्ट्र द्वारा की गई थी जिसने अपने देश में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया था तथा एक आधुनिक मध्यम वर्ग समाज का निर्माण किया था। पूंजीवादी व्यवस्था की उन्नति और फैलाव के द्वारा ब्रिटेन ने अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित कर लिया था, परंतु भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार को नष्ट करके उसकी जगह पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी पूंजीवादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए औपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम पुरानी अर्थव्यवस्था के लिए विघटन और नए उन आर्थिक रूपों के लिए उदय की दिशा में ही अगला कदम था। ये सभी कदम भारतीयों के लाभ के लिए नहीं वरन ब्रिटिश लाभ के लिए प्रतिपादित किए गए थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए इसको। वस्तुतः 16वीं शताब्दी में भारत धन, वैभव एवं समृद्धि से संपन्न था। भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। सन 16वीं ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए पत्र कब दिया? 16वीं ईस्वी के अंदर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। सन 1667 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस प्रकार अब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्वी देशों और विशेष रूप से भारत में अपना व्यापार बढ़ाने लगे। कुछ समय तक तो इन व्यापारी कंपनियों का उद्देश्य भारत से व्यापार करना ही रहा, परंतु उन्होंने भारत की राजनीतिक फूट और अस्थिरता का लाभ उठाकर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने मुगल सम्राट शाह आलम बंगाल को नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं को पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल तक कंपनी की प्रभुसत्ता संपूर्ण भारत में स्थायी हो चुकी थी और अब मुगल बादशाह की सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई थी। तत्पश्चात आगामी वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों ने इस देश के व्यापार को अपने कब्जे में ले लिया। इस अवधि में वे भारत से माल ले जाते और विदेशों से बेच देते थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, किसान एवं व्यापारियों के बलपूर्वक उनका माल उठा ले जाते थे। वे लागत मूल्य का केवल 1/100 मूल्य चुकाते थे, जबकि अपने या
अपने या अपने अधिकार में लिए गए माल को कई गुना कीमत में बेचते थे। अंग्रेज मनमाने ढंग से स्वयं यह निर्धारित करते थे कि प्रत्येक कारीगर की किस प्रकार का माल तैयार करेगा और कितनी कीमत पर बेचेगा। यदि कारीगर कम दाम लेने को तैयार नहीं होता तो उसे बांधकर और कोड़े मारकर भगा दिया जाता था। यह व्यापारिक पूंजी का काल था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिया गया। वहाँ के कारखानों से में निर्मित माल को भारत की मंडियों में खपाया जाने लगा। औद्योगिक पूंजी के इस दौर में भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी सूंघी वसूली कर जाती थी, जबकि ब्रिटिश माल जब भारत आता तो उस समय उस पर कोई सूंघी नहीं ली जाती थी। परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे एक योजना के तहत नष्ट कर दिए गए। अब भारत ब्रिटिश माल पर निर्भर हो गया। लोहा गलाने की देसी दोस्तों, वो जो सूंखी का मतलब होता है यहाँ पर आयात कर। तो ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। आज हम इतना हमने पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।